नमस्ते। आज हम फिर इस ई कंटेंट में चर्चा कर रहे हैं प्रगतिवादी विचारधारा के उन्नाई कवि नागार्जुन द्वारा रचित उनकी प्रसिद्ध रचना हरिजन गाथा के अगले भाग की, जिसमें हम देखेंगे कि दोनों बुजुर्ग एक दूसरे के साथ वार्तालाप करके उस नवजात शिशु को कहीं दूर अपरिचित जगह पर ले जाने के लिए योजना बनाते हैं और उसी योजना के घटनाक्रम में जो उनके बीच में वार्तालाप होता है, कवि ने उसी का वर्णन किया है। कवि कहता है कि जब खदेरन और बुद्धू एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे, उसी समय बुद्धू ने पूछा धरती टेक कर, उठते उठते झरिया गिरिडीह बोकारो कहाँ रखेंगे छोकरे को? वहीं न जहाँ अपनी बिरादरी के कुली मजूर होंगे 150। 4-6 महीने बाद ही कोई काम पकड़ लेगी सुकिया भी। और फिर अपने आप से धीमी आवाज में कहने लगा बुद्धू, छोकरे की बदनसीबी तो देखो, माँ के पेट में था तभी इसका बाप भी झोंक दिया गया उसी आग में। यहाँ पर खदेरन के वचनों को सुनकर के, जाने की तैयारी करने के प्रबंध की बातें सुनकर के बुद्धू ने पूछा धरती टेक करके। उसने धरती को टेक करके धरती पे सहारा लेते हुए उठते उठते अपने मित्र खदेरन से पूछा कि कहाँ रखेंगे इस छोकरे को, कि दूर ले जा करके इस बच्चे को, इस नवजात शिशु को कहाँ छोड़ करके आएंगे? झरिया, गिरिडीह या बोकारो, इनमें से किस जगह इनको छोड़ेंगे? वहीं ना जहां अपनी बिरादरी के कुली मजूर होंगे 150। और वह बता भी देता है कि वहीं पर रखेंगे ना जहां पर अपनी बिरादरी के, अपने जाति के, अपने समाज के, अपने तबके के 150 कुली और मजदूर रह रहे होंगे, उसी स्थान पर छोड़ करके आएंगे ना इसको। अर्थात वह जगह के बारे में संकेत कर देता है और आगे कहता है 4-6 महीने बाद ही अगर इसको अपनी बिरादरी के लोगों के बीच में छोड़ करके आएंगे माँ सहित, तो 4-6 महीने के बाद ही कोई काम पकड़ लेगी सुकिया भी। कि 4-6 महीने के बाद जब ये बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, खाना खाने योग्य हो जाएगा, कुछ खाने पीने योग्य हो जाएगा, समझने लग जाएगा, तो 4-6 महीने के बाद इसके बड़े होने पर इसकी माँ सुकिया भी अपनी बिरादरी के लोगों के साथ कोई न कोई काम करना शुरू कर देगी, ताकि उसका घर परिवार और इस बच्चे का पालन पोषण आसानी से हो सके। और काम भी करने लग जाएगी फिर अपने आप से धीमी आवाज में कहने लगा बुद्धू। और फिर इतनी बात कह करके वह बुद्धू जो उम्र में ज्येष्ठ था, धीमे धीमे आवाज में अपने आप से कहता है कि मनी मन में सोचता है, अपने आप से कहता है छोकरे की बदनसीबी तो देखो। वह कहता है कि इस बच्चे की, इस नवजात शिशु की बदनसीबी कितनी बुरी है। इसकी बदनसीबी देखो, जब ये माँ के पेट में था तभी इसका बाप भी झोंक दिया गया उसी आग में। कि जब ये माँ के गर्भ में था उस समय इसके पिता को उच्च वर्ग के लोगों ने, पूंजीपति वर्ग के लोगों ने, शोषक वर्ग के लोगों ने आग में जिंदा झोंक दिया गया था। अर्थात पूर्व में हुए नरसंहार में इसका पिता भी मारा गया था। बेचारा अनाथ पैदा हुआ है और जन्मभूमि से दूर जाने को विवश है। इस प्रकार की व्यवस्था बदनसीबी इस बालक के साथ जुड़ी हुई है। दलित वर्ग की व्यवस्था एवं अज्ञात आशंका, भय आदि की व्यंजना कवि ने इस पद्यांश में की है। दलित वर्ग के लोग गिरिडीह, झरिया, बोकारो आदि कोयले की खानों में काम करने वाली जाति के रूप में जाने जाते थे। वहीं पर उन लोगों की छोटी छोटी बस्तियां थी। उन्हीं लोगों की बस्ती के बीच में कवि उन बुजुर्गों के माध्यम से इस बालक को छोड़ करके आने की बात हमें बताता है। और आगे कहता है बेचारी सुकिया जैसे तैसे पाल ही लेगी इसको, मैं तो इसे साल साल देख आया करूँगा, जब तक है चलने फिरने की ताकत चोले में, तो क्या आगे भी इस कलुए के लिए भेजते रहेंगे खर्ची गुरु महाराज। बढ़ आया बुद्धू अपने छप्पर की तरफ,
नाचते रहे, लेकिन माथे के अंदर गुरु महाराज के मुंह से निकले हुए हथियारों के नाम और आकार प्रकार खुकरी, भाला, गंडासा, बम, तलवार, तलवार, बम, गंडासा, भाला, खुकरी। इस पद्यांश में कवि ने उसी बुद्धू नामक वृद्ध की आत्मचिंतन, आत्मकथन की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि यह कहकर के बुद्धू सोचने लग जाता है और सोचता हुआ कहता है, बेचारी सुकिया जैसे तैसे पाल ही लेगी इसको, कि बेचारी जो सुकिया है, नवजात शिशु की माँ है, जैसे तैसे इस बालक को पाल ही लेगी। और मैं भी इस बालक के पालन पोषण में मैं तो इसे साल साल देख आया करूँगा, जब तक ये चलने फिरने की ताकत चोले में। मैं भी प्रत्येक साल इस बालक को देख आया करूँगा, और जब तक शरीर में चलने फिरने की शक्ति होगी, मैं हर वर्ष इस बालक का पालन पोषण और सार संभाल करते आऊँगा, अर्थात इस बालक से मिलने आता रहूँगा। तो क्या आगे भी इस कलुए के लिए भेजते रहेंगे खर्ची गुरु महाराज। परंतु क्या इस बालक के लिए गुरु महाराज उन्होंने जो अभी खर्चे के लिए 60 रुपये 10-10 के नोट दे दिए थे, क्या आगे भी ये कुछ खर्चा इस बालक के पालन पोषण के लिए भेजते रहेंगे? इस प्रश्न की गर्त में जाकर के वह तरह तरह से सोच विचार करता हुआ बुद्धू बढ़ गया। अब बुद्धू अपने छप्पर की तरफ अपनी घास फूस से बनी हुई झोंपड़ी की तरफ बढ़ जाता है, लौट आता है। परंतु उसके मस्तिष्क के अंदर गुरु महाराज के मुंह से निकले हुए जो शब्द थे, हथियारों के नाम थे, वो नाचते रहते हैं, अर्थात बार बार उसके मन में उन हथियारों के नाम आते रहते हैं और वह निरंतर उसके आकार प्रकार आदि के बारे में सोचता रहता है। गुरु महाराज के मुख से निकले हुए हथियारों के नाम और आकार प्रकार, खुकरी, भाला, गंडासा, बम, तलवार, हथियारों के नाम गुरु महाराज ने इस प्रकार बताए थे, खुकरी, भाला, गंडासा, बम, तलवार आदि। इन नामों को बुद्धू बार बार अदल बदल करके अपने मन ही मन में इनके आकार प्रकार, इनकी बनावट, इनके प्रयोग और इनके जनहितार्थ अनुप्रयोग के बारे में सोचता हुआ धीरे धीरे अपने छप्पर की ओर चला जाता है। कवि ने लोक आस्था के साथ जनवादी सशस्त्र क्रांति की जो सुंदर व्यंजना की है, वह निश्चित रूप से शोषण व विद्रोह के विरुद्ध हथियार उठाने का मार्ग सशक्त करती है, प्रशस्त करती है। कवि ने इस संपूर्ण कविता में, जो कि इस अंश के साथ ही समाप्त हो जाती है, इस कविता में अपनी जनवादी, समाजवादी, समतावादी सोच को उजागर करते हुए शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए यदि शस्त्र उठाना पड़े तो उसमें भी बुराई नहीं है, इस प्रकार की बात अपनी इन पंक्तियों के माध्यम से पाठकों के सामने रखी है। और निश्चित रूप से नागार्जुन की ये जो हरिजन गाथा नामक जो कविता है, ये तत्कालीन समय की स्थितियों के अनुसार बहुत ही प्रासंगिक थी, क्योंकि जब देश में आज़ादी का नारा गूंज रहा था, जब चारों ओर स्वतंत्रता की लहर और दृश्य विद्यमान था, उस समय भी इस प्रकार से पूंजीपति वर्ग के द्वारा निम्न वर्ग पर जो शोषण किया जा रहा था, उनके साथ जो अन्याय किया जा रहा था, निश्चित रूप से ये एक कवि समाज के लिए असहनीय था। उस पीड़ा को नागार्जुन ने स्वयं झेला था, अपने जीवन में अनुभव किया था। परिणाम स्वरूप उस आत्मसात जो घटनाएं थी, आत्मसात जो अनुभव थे, आत्मसात जो पीड़ा थी, नागार्जुन ने अपनी लेखनी के माध्यम से एक घटना के द्वारा यहाँ पर एक कविता हरिजन गाथा के रूप में पाठकों के सामने रखने का जो प्रयास किया था, वह निश्चित रूप से बहुत सफल और सराहनीय है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि आज़ादी के बाद भी समाज में जो द्यू वर्ग की जो विचारधाराएं चल रही थी, शोषक और शोषित की, उसके विरुद्ध कवियों ने समाज हितैषी और साहित्य समाज का दर्पण होता है, इस कहावत को चरितार्थ करते हुए खुले मन से उस समय की नृशंस हत्याओं को उजागर करने में किसी प्रकार की डरावनी स्थिति को महसूस नहीं किया और अपने आत्मसम्मान को बिना ठेस पहुंचाए हुए हकीकत से हमें बयां कराया। इसके लिए कवि साधुवाद के पात्र हैं और निश्चित रूप से
हमें तत्कालीन परिस्थितियों को समझने में ये कविता हमारा मार्ग प्रशस्त करेगी तथा भविष्य में भी शोषण की नींव पर खड़े हुए समाज को नष्ट करने में कारगर और मार्ग प्रदर्शन करने वाली साबित होगी। जय हिंद, जय भारत।